हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम बात करते हैं प्लस टू इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय का मापन, उसकी आगे चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, हमने राष्ट्रीय के समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय की उदाहरणाएं पढ़ चुके हैं। अब मेन हमारी जो समस्या पैदा होती है, अभी राष्ट्रीय का मापन कैसे किया जाए, किस प्रकार उसका हम मापन कर सकते हैं, किस प्रकार उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी उसको हम इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय आय, पता है हमें, राष्ट्रीय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने पढ़ा था राष्ट्रीय का महत्व, पढ़ा था ना पिछली क्लास के अंदर। फिर सरकार को नीतियां बनाने में, सरकार को विकास करने में, यानी प्रत्येक क्षेत्र में हम दो देशों के मध्य तुलना करने में, ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानने के लिए राष्ट्रीय का बहुत महत्व है। लेकिन उसका मापन भी एक बढ़िया तरीके से होना चाहिए ना, क्योंकि राष्ट्रीय के मापन में बहुत सी कठिनाइयाँ पैदा होती है। उस कठिनाइयों के तहत हम किस प्रकार राष्ट्रीय का मापन करें, कौन सी विधि के द्वारा राष्ट्रीय का मापन करें, ताकि हमें जो राष्ट्रीय का जो आंकड़ा मिले वो बिल्कुल सही मिले, प्रासंगिक मिले। ऐसा ना हो देश के अंदर राष्ट्रीय तो बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविक वो राष्ट्रीय उतनी नहीं होती। जब वास्तविक तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन राष्ट्रीय का आंकड़ा वो कम है हमारे पास, तो ऐसी स्थिति में जो नीतियाँ बनती है ना, वो सही तरीके से नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे पास डाटा ही सही नहीं है, तो नीतियाँ भी सही नहीं बन पाएगी, यानी कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय का मापन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में है, जो मेन है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व की हम बात करें तो राष्ट्रीय के मापन की तीन विधियां हैं। कौन कौन सी? हम इसमें तीन विधियों की बात करेंगे, राष्ट्रीय मापन की विधियां। एक तो करोगे आप उत्पाद विधि, उत्पादन विधि, मूल्य संवर्धन विधि। एक इसके अंदर पढ़ोगे आप आय विधि, और इसके अंदर एक पढ़ोगे व्यय विधि। ये करने से पहले आपको बता देते हैं, हमने एक पढ़ा था आय का चक्राकार प्रवाह, ये पढ़ा था ना। इसके अंदर हमने कहा था जैसे ये पारिवारिक फर्म है, ये परिवार था, एक व्यवसायिक फर्म थी, है ना। अब इसका पैसा इसके पास, इसका पैसा इसके पास, हमने ये तो पढ़ा था, ये घूमता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका जो पैसा इसके पास जाएगा, इसका मतलब इसका जो व्यय है वो इसकी आय है। अगर ये 100 रुपये व्यय करेगा तो इसकी आय 100 रुपये हो जाएगी। ये अगर 200 खर्च करेगा तो इसकी आय 200 हो जाएगी, 300 खर्च करेगा तो 300 हो जाएगी। इसका मतलब एक का व्यय होता है वो दूसरे की क्या होती है? आय होती है, इनकम होती है, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो व्यय होता है वो इसकी आय होती है, इसका जो व्यय होता है वो इसकी आय होती है। जितना ये व्यय करेगा उतनी परिवार की आय हो जाएगी, इसीलिए हम पढ़ चुके हैं हम। तीसरी बात हम बात करें उत्पादन की, ये तो व्यय और आय की बात होगी। जब वो उत्पादन करेगा तभी तो क्या करेगा, परिवार उस वस्तु को खरीदेगा, उत्पादन को। तो फर्म ने क्या किया, वस्तु का उत्पादन किया, तभी तो परिवार ने उसको खरीदा है। यानी जितना उत्पादन किया उतना ही खरीदेगा, क्योंकि अपने चक्राकार प्रभाव में पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु शेष नहीं बचती, टोटल वस्तुएं क्या हो जाती है, बिक जाती है। क्योंकि उत्पादक जो वस्तुओं का निर्माण करता है वो बेचने के लिए करता है। टोटल कोई भी न तो कच्चा माल शेष बचता और न पका हुआ माल शेष बचता, टोटल वस्तुएं क्या हो जाती है, बिक जाती है। इसका मतलब जो उत्पादन होता है और उसकी बिक्री होती है वही तो इसकी आय है, यानी फर्म की क्या है, इनकम है। तो कहने का मतलब है इन तीनों विधियों से जो मान निकलेगा वो समान निकलेगा, यानी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्योंकि एक इसने 100 रुपये व्यय किए, इसने 100 रुपये आय होगी, तो इसका मतलब दोनों का मान बराबर है। और जितना उत्पादन किया तभी तो फर्म को आय मिली, है ना। और परिवार उत्पादन में परिवार ने साधन लगाए, क्योंकि साधन आते हैं वो परिवार से आते हैं, श्रमिक वगैरह, ठीक है। साधन लगाए उतनी उसको आय हो गई। यानी कहने का मतलब है उत्पाद विधि, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, कोई भी विधि को अपना ले तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। वो तो अलग मैटर है भी कौन सा देश कौन सी विधि को अपनाता है। कोई उत्पादन विधि को भी अपनाता है, कोई आय विधि को भी अपनाता है राष्ट्रीय मापन में, कोई व्यय विधि को भी अपनाता है, लेकिन तीनों का रिजल्ट सेम निकलता है। तीनों का रिजल्ट क्या निकलता है, सेम निकलता है। इसका मतलब तीनों का जो मान होगा ना, तीनों से डाटा, अगर इसमें राष्ट्रीय 100 प्राप्त होगी तो इसमें भी 100 होगी, इसमें भी 100 होगी। इसमें राष्ट्रीय 1000 है तो इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है।
यानी तीनों का रिजल्ट, तीनों का डाटा क्या होगा, बराबर होगा। वो तो अलग अलग देश है, कोई व्यय विधि को अपना लेता है, कोई आय विधि को अपना लेता है, कोई उत्पादन विधि को अपना लेता है। ठीक है, कोई विधि अपनाओ, राष्ट्रीय आय सेम ही प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहली विधि उत्पादन विधि, यानी इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं तीनों विधियों को। तीनों विधियों को डिटेल से पढ़े तो पहली विधि आपकी आएगी उत्पादन विधि, मूल्य संवर्धन विधि। ये मूल्य संवर्धन विधि क्यों अपनाई गई थी इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, देखो उत्पाद विधि एक ऐसी विधि है जो अधिकतर देशों द्वारा इस विधि का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक सरल विधि है। क्या है, सरल विधि है, राष्ट्रीय आय को मापन की सबसे सरल विधि मानी जाती है, इसलिए अधिकतर देशों के द्वारा विश्व के अंदर बात करें तो इसी विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब हमें पता है राष्ट्रीय क्या होती है कि योग के रूप में होती है, टोटल के रूप में होती है, क्योंकि हम समष्टि का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम जो अर्थशास्त्र का एक भाग कर रहे हैं वो समष्टि वाला कर रहे हैं, और समष्टि के अंदर टोटल होता है, कुल होता है। इसका मतलब राष्ट्रीय क्या होती है, टोटल के रूप में होती है, पूरे राष्ट्र क्या है, जितने भी वहाँ की संस्थाएं, व्यक्ति जो आय इनकम होती है उसका योग क्या होती है, राष्ट्रीय होती है। इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर उत्पादन है, जो उत्पादन किया है उसका योग कर देंगे, योग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उत्पादन विधि से राष्ट्रीय निकल जाएगी। देखो अपने एक बात की थी, और योग होगा कौन सा, अंतिम वस्तुओं का, यही पता है ना हमने, क्योंकि हमने पहले ही बात चर्चा की थी कि राष्ट्रीय आय में जो शामिल होती है वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती है। बाजार कीमत के मूल्य जो योग है वही शामिल होती है, मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतें इसमें या मध्यवर्ती वस्तु इसमें शामिल नहीं होती, जो कच्चा माल होता है वो शामिल नहीं होता। जैसे मैं ये बता देता हूँ, हमने क्या की, कपास पैदा की, कपास से धागा बना, उससे कपड़ा बना, उसके बाद उसमें डिजाइन हुई, उसके बाद वो उपभोक्ता के पास पहुंच गया। पर ये जो अंतिम वस्तु की है बाजार कीमत, सिर्फ उसी को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। इनकी कीमतों को, इनकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास पहुंच जाती है। इसका मतलब टोटल उत्पादन के प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें गुजरने के बाद जब वो अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास पहुंचती है, उसके बाद वो उत्पादन प्रक्रिया में नहीं गुजरती, बल्कि उसका सीधा वैसे का वैसा उपयोग किया जाता है, वो होती है अंतिम वस्तु। और अंतिम वस्तु के बारे में पिछले लेसन में पढ़ भी चुके हैं, कौन सी अंतिम वस्तु होती है, कौन सी मध्यवर्ती वस्तु होती है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ अंतिम वस्तुओं जो होती है उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अब शुरुआत उत्पादन होता है ना, उस उत्पादन को बाजार में बेचते हैं, है ना, बाजार में विक्रय करने पर, बाजार में हम क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। विक्रय करते किसकी है, आपको याद हो तो हमने आगम निकाला था, मात्रा गुणा कीमत। ये हमने मान लो 10 वस्तु बाजार में बेची, 10 रुपये कीमत है, तो टोटल आय कितनी, 100, ये राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। यानी हम क्या करते हैं, वस्तु की मात्रा को बाजार की कीमत से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हमने कुल आगम निकाला था ना, आगम की उदाहरणा में, याद आ रहा है आपको, लेसन किया था आगम की अवधारणा। ठीक है, उसके अंदर हमने आगम की उदाहरणा में कुल आगम निकाला था, वस्तु की कीमत को, वस्तु की जितनी मात्रा विक्रय हो रही है बाजार के अंदर, और उस बाजार की कीमत से हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। ठीक है, गुणनफल कर रहे थे। जो गुणनफल होता है उसी का योग होता है राष्ट्रीय आय के अंदर। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जब उत्पादन विधि का अगर हम उपयोग करते हैं राष्ट्रीय आय मापन में, हम उत्पादन यानी, इसकी मैं एक बार परिभाषा बता देता हूँ आपको उत्पादन विधि की। एक देश के अंदर, एक देश में, देखो राष्ट्रीय की परिभाषा है, एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी जो वर्ष होता है, क्योंकि हमने कहा था ना हम एक देश लेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, देश की बात करेंगे। एक समय भी लेंगे, समय के दौरान ही तो हम किसी की अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 10,000 रुपये मेरी आय है, आपको जब तक मैं समय नहीं दूंगा ना तब तक आप मेरे को बढ़िया तरीके से आप परिभाषित नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते आप कि एक दिन की है, हफ्ते की है, महीने की है, वर्ष की है, कितनी है। इसलिए हम जब भी कोई परिभाषा लिखो ना आप राष्ट्रीय की,
किसी पर जीडीपी की चाहे जीएनपी की, तो आपको दोनों चीज़ लेनी है, एक वर्ष भी लिखोगे और साथ में एक देश, दो शब्द तो आप परमानेंट लिखोगे परिभाषा में। तो एक देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या समस्त उत्पादन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग, बाजार मूल्यों के योग को क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। नहीं, राष्ट्रीय आय का मापन, समझ रहे हो ना बात। ये एक देश में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में यानी एक वर्ष के दौरान समस्त अंतिम वस्तु और सेवाएं, क्योंकि अंतिम वस्तु का शब्द हम साथ लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय आय में शामिल ही अंतिम वस्तु होती है। समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को, समस्त अंतिम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, उतार लेना आप थोड़ा। एक देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान, और वित्तीय वर्ष आपको पता ही है, भारत के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इस चीज़ को तो पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित है। क्योंकि यहाँ पर उत्पादन देखा जाता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना हो रहा है, और उसको बाजार मूल्य देखा जाता है। क्योंकि बाजार मूल्य देखते ही देखते हैं, वस्तु बेचेंगे तभी तो हम उसका योग करेंगे ना। जैसे मैंने अभी आप बताया था, क्यों, मात्रा, बेची, किस पर, कीमत पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक वस्तु नहीं लेंगे, क्या लेंगे, समस्त वस्तु लेंगे। यानी एक व्यक्ति ने, किसी ने 10 बेची, किसी ने 20 बेची, किसी ने 1000 बेची, किसी ने 500 बेची, यानी समस्त वस्तु हमने जो जिस कीमत पर बेची है का योग करते हैं। जैसे 10 वस्तु बेची, कीमत कितनी, 2 रुपये थी, तो 10 गुना 2 यानी 20। किसी ने 1000 बेची, कीमत 5 थी, यानी 1000 गुना 5 यानी 5000। तो कहने का मतलब है समस्त वस्तुएं जो बाजार कीमत और बिकती है, जो बाजार मूल्य उसको मिलता है, उसका योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब दिक्कत इसमें क्या होती है, इसमें कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है। अभी उत्पादन वृद्धि में मेन दिक्कत ये होती है कि जब इसका योग होता है ना, योग करते वक्त, यानी राष्ट्रीय आय ज्ञात करते वक्त, राष्ट्रीय आय का मापन करते वक्त इसमें दोहरी गणना की संभावना होती है। सबसे मेन समस्या ये ध्यान रखना आप, दोहरी गणना का मतलब एक ही वस्तु के अंदर 2 बार मूल्य जुड़े जाते हैं, 2 बार मूल्य जुड़ जाते हैं। दोहरी गणना का जो में राष्ट्रीय का डाटा मिलता है वो सही नहीं मिलता, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या रह जाती है, अप्रासंगिकता रह जाती है, कुछ गलती रह जाती है, डाटा गलत मिलता है हमें। तो हमने पहले ही पढ़ा था भी, सरकार एक अच्छी नीतियों का निर्माण तभी कर सकती है जब उसको जो डाटा हो राष्ट्रीय का वो सही तरीके से। लेकिन उत्पादन वृद्धि का अगर हम यूज करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो डाटा मिलता है ना वो सही नहीं मिलता, उसके अंदर दोहरी गणना की संभावना। देखो कैसे दोहरी गणना होती क्या है, यानी दोहरी गणना उसे कहते हैं, उसके अंदर मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी जुड़ जाता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी जुड़ जाता है, ठीक है। यानी 2 बार गिन गया ना, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी जुड़ जाता है, ठीक है, और अंतिम वस्तु का मूल्य भी इसके अंदर योग हो जाता है। ऐसी स्थिति में मतलब दोहरी गणना हो जाती है, इसका मतलब जो डाटा मिलता है वो सही नहीं मिल पाता। ऐसे हम चर्चा करते हैं, सिंपल सा मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया, ठीक है। जैसे कपास, 10 रुपये की कपास हमने बेची एक किसान ने, इसने 10 रुपये की कपास लेकर 15 रुपये का धागा कपड़े वाली मिल को बेच दिया। कपड़े वाले मिल ने क्या किया, 15 का धागा लेकर 20 रुपये का कपड़ा बनाकर इसको बेच दिया। इसने क्या किया, आगे 30 रुपये का भोक्ता को बेच दिया उसका डिजाइन करके। अब राष्ट्रीय आय तो कहती है भी इसका अंतिम मूल्य जोड़ा जाए, लेकिन देश में ये भी एक उत्पादन ही है। अब क्या किया जाता है, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30, टोटल कितने हो गए, 30, 50, 60 और 75। ये जो NI है वो गलत है, इसका मतलब ये राष्ट्रीय का आंकड़ा है, वो डाटा है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 15 रुपये, इसके अंदर 10 रुपये पहले से ही शामिल है, 15 रुपये में 10 रुपये पहले से ही शामिल है, क्योंकि इसने 10 लिया तभी तो 15 का बेचा, 5 रुपये की इनकम लाभ कमाया इसने। यहाँ पर 20 रुपये बेचा, इसका मतलब ये 15 रुपये पहले से इसमें शामिल है, इसने 5 रुपये का लाभ कमाया। यहाँ पर 30 का बेचा, इसका मतलब ये 20 रुपये पहले से ही शामिल है। मैंने आपको एक बार कहा था ना,
मैं 100 रुपये की वस्तु अपने गांव में लेके जाता हूँ और उसको 120 का बेच देता हूँ। अब मेरे को 20 रुपये का लाभ चाहिए। मान लेते हैं मैंने 100 रुपये की वस्तु यहाँ से ली और मेरे को लाभ 20 का चाहिए, तो क्या इसको मैं 20 का बेचूंगा तो लाभ 20 का हो जाएगा क्या? नहीं, मैं उसको 120 का बेचूंगा। इसका मतलब 100 रुपये पहले से इसमें शामिल होंगे। जाते हैं ना दुकानदार से सामान लेने, कोई कपड़ा लेने जाते हैं, उसके साथ बहस करते हैं। वो कहता है मैं 1000 रुपये लेंगे, हम कहेंगे 800 देंगे। वो कहेगा यार 800 रुपये की तो आई है ही, 800 रुपये की तो हमें पड़ती है। इसका मतलब 800 तो खर्चा है, उसके ऊपर लेगा वो पैसा आपसे, यानी वो खर्चा उसके अंदर जोड़ता है। जोड़ते हैं ना, खर्चा जोड़ के तो कीमत बनती है। इसका मतलब जो इसका खर्चा है वो इसके अंदर पहले से ही शामिल है। ये 5 रुपये लाभ कमाना चाहता है, 15 नहीं, ये भी 5 कमाना चाहता है, इसका मतलब 15 पहले से ही शामिल है, यानी ये पहले से ही शामिल है। इसका मतलब 30 रुपये में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो इसका मतलब इसमें राष्ट्रीय आय में जुड़ना तो 30 रुपये ही चाहिए सिर्फ, लेकिन कितना जुड़ रहा है? 75। इसका मतलब कितना अंतर हो रहा है? 40 एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? दोहरी गणना हो रही है। क्या हो रही है? दोहरी गणना, यानी एक ही मूल्य को 2 बार जोड़ा जा रहा है। एक ही मूल्य को क्या किया जा रहा है? 2 बार जोड़ा जा रहा है। बस इसे कहते हैं दोहरी गणना। ये उत्पादन विधि की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही मूल्य को 2-3 बार जोड़ दिया जाता है। जो मूल्य पहले से जुड़ा हुआ होता है उसको भी हम फिर से जोड़ देते हैं, तो इससे जो डाटा मिलता है, देखो यहाँ पर तो राष्ट्रीय आय 30 ही थी, यहाँ पर राष्ट्रीय आय 75 हो गई। कितनी ज़्यादा हो गई? ज़्यादा ही हुई है राष्ट्रीय आय। यानी ये तो डाटा गलत है बिल्कुल। इससे तो हम ये कहेंगे भी देश में बहुत विकास हुआ है, देश की राष्ट्रीय आय बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, हम विकास हो गए, विकसित हो गए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कहाँ विकसित हो गए हम? तो 30 रुपये ही। लेकिन ये तो डाटा गलत है, गलत होता है, इसलिए वो नीतियाँ भी गलत बना देता है। अब सरकार को ऐसा लगता है भी राष्ट्रीय तो बहुत ज़्यादा है भाई, तो ज़्यादा नीतियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैसा जनता में खर्च करने की आवश्यकता है। उसके अंदर नीतियाँ बनती है वो भी गलत मिलती है, ठीक है। अगर हम वास्तविक राष्ट्रीय निकालना है तो फिर हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए? उसे बोलते हैं मूल्य संवर्धन विधि। कौन सी विधि अपनानी चाहिए? मूल्य संवर्धन विधि। उसका हम उदाहरण के द्वारा बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो उत्पादन विधि में देते ना उत्पादन का योग, ठीक है। इसकी समस्या क्या होती है? अगर आपसे पूछे ना राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पादन विधि में मुख्य समस्या क्या होती है, तो आप क्या आंसर दोगे? दोहरी गणना की। ये ध्यान रखना। यानी हमें मूल्य संवर्धन विधि को क्यों अपनाना पड़ा? मूल्य संवर्धन विधि क्या है वो करेंगे हम, लेकिन आपको मैं यही बता देता हूँ, उत्पादन विधि से हमने मूल्य संवर्धन विधि मैंने साथ ही लिखा था। ये उत्पादन विधि को छोड़कर मूल्य संवर्धन विधि को हम क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है उत्पादन विधि के कारण, उत्पादन विधि में। इसी कारण हम क्या अपना रहे हैं? मूल्य संवर्धन विधि को अपना रहे हैं। चलो आगे चर्चा करते हैं। अब आप राष्ट्रीय जैसे ही आप मापन करोगे तो कुछ आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। बातें ध्यान करेंगे हम, यानी कुछ आवश्यक बातें। तो जब भी आप राष्ट्रीय का मापन कर रहे हो तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ताकि आपको जो डाटा मिले, जो आंकड़ा मिले, वो सही प्राप्त हो, बिल्कुल प्रासंगिक हो, जिसका आप सही तरीके से यूज करके भारत के लिए, देश के लिए एक अच्छी नीति का निर्माण कर सकते हो। जैसे राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया जाता है, को शामिल किया। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है? राष्ट्रीय में अंतिम वस्तुओं अंतिम वस्तुएं सेवाओं को आपको क्या करना है? केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करना है। अब इन अंतिम वस्तुओं को शामिल क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सके? दोहरी गणना से बचा जा सके, दोहरी गणना से बचा जा सके। बस ये ध्यान रखना, बस ये एक बहुत है, इतना ही ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य समस्या है वो उत्पादन विधि की एक ही है, दोहरी गणना की समस्या है। इसीलिए मैंने अभी कहा था ना, कपास, फिर धागा, फिर कपड़ा, यानी हम अंतिम वस्तु को शामिल क्यों करते हैं? ताकि इनके द्वारा जो दोहरी गणना की समस्या पैदा हो रही है, तो हमारी राष्ट्रीय वो जो ऐसे ही बढ़ रही है, जो वास्तव में वो डाटा नहीं है, उससे हमारी क्या उसकी बचत
हो सके, इसलिए सिर्फ हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं का ही क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में योग करते हैं, क्योंकि अंतिम वस्तु वो होती है इसके अंदर मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल रहता है। अभी कहा था ना मैंने, जैसे 120 रुपये में दे रहा हूँ, इसका मतलब 100 रुपये उसमें पहले से ही शामिल है, यानी जो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य होता है ना, वो उसमें पहले से ही शामिल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तु मूल्यों को क्या करते हैं, योग करते हैं राष्ट्रीय आय में। और अगर आपसे पूछे कि हम राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तु के मूल्यों को या अंतिम वस्तुओं को शामिल क्यों करते हैं, तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या दोगे, दोहरी गणना से बचने के लिए। एक सही और एक प्रासंगिक डाटा आंकड़ा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को ही क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में योग। इसी दोहरी गणना से बचने के लिए हम एक विधि को अपनाते हैं, मूल्य संवर्धन विधि। इसकी चर्चा अब करते हैं हम। बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान रखना, मूल्य संवर्धन विधि। अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, पहले हम उसका उदाहरण कर लेते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण समझ आ गया ना इसका, तो इसका मतलब मूल्य संवर्धन विधि के बारे में सब कुछ लिख सकते हो आप। उसका अर्थ पूछ ले, उसका अगर आपको कोई और कुछ बातें पूछ ले, सारी कुछ बातें आप उसको क्या कर सकते हो, डिटेल से लिख सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल समझ आ गया तो। मैं आपको अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका क्या करते हैं, उदाहरण करते हैं। अभी मूल्य संवर्धन विधि है क्या, आपके बुक में दे रखा है, उसको ही कंप्लीट करते हैं। देखो इसके अंदर आपको दे रखा है, माना एक बेकरी डबल रोटी का 1 किलोग्राम पैकेट 60 रुपये में बेचता है। इसको ध्यान से पढ़ देखना, एक बेकरी वाला है तो ब्रेड बनाता है यानी डबल रोटी, जो एक पैकेट है इसका वो 60 रुपये का बेचता है। कितने का बिक्री करता है, 60 रुपये का। आगे इसने क्या कहा है, इसे बनाने के लिए उसने 1 किलो आटा खरीदा था 40 रुपये का, आटा चक्की से, यानी आटा चक्की से जो आटा खरीदा गया, क्योंकि आटे की बनती है ना, ये आटा खरीदा गया था, वो खरीदा गया था 40 रुपये का, यानी एक पैकेट बनाने के लिए उसको 40 रुपये के आटे की आवश्यकता थी, जो आटा चक्की से उसने खरीदा था। उसके बाद वो क्या कहता है, अब आटा चक्की का मालिक 1 किलोग्राम गेहूँ किसान से खरीदता है। अब वो आटा बनाने के लिए गेहूँ तो चाहिए ना, वो गेहूँ खरीदता है किसान से, वो खरीदता है 30 रुपये का। 30 रुपये का गेहूँ उसने किसान से खरीदा, उसका आटा बना दिया, और 40 रुपये का उसने क्या किया, बेकरी को आटा बेच दिया, और बेकरी ने क्या किया, डबल रोटी बनाकर 60 रुपये का पैकेट आगे भोक्ता को बेच दिया। ये तो है ना, पहले गेहूँ आई, गेहूँ को खरीदा गया, उसका आटा बनाया गया, आटे से डबल रोटी बनाएगी, फिर वो भोक्ता के पास पहुंची। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में बेकरी आटा चक्की और किसान के 1-1 किलोग्राम उत्पादन का भ्रामक मूल्य, भ्रामक यानी गलत मूल्य। देखो अगर हम इसको ऐसे कह दें कि किसान ने कितने 1 किलो गेहूँ है वो कितने की बेची, 30 की। आटा चक्की वाले ने आटा कितने का बेचा बेकरी को, 40 का। और डबल रोटी आगे कितने की बेची गई, एक पैकेट 60 का, टोटल कितना हुआ, 130 हुआ टोटल। ये जो आंकड़ा ये भ्रामक है, गलत आंकड़ा है, भ्रामक डाटा है ये, यानी प्रासंगिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये 30 रुपये की खरीदता है ना, तो ये 40 की बेचता है, तो इस 40 में 30 रुपये पहले से ही शामिल है, तो 30 जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये 40 में पहले से ही शामिल है, वो 10 रुपये का लाभ कमा रहा है। अब ये 40 का इसको बेचता है, ये 60 रुपये आगे बेचता है ना, 60 में 40 पहले से ही शामिल है, ये 20 रुपये का लाभ कमा रहा है, 60 का लाभ नहीं कमा रहा। ये 40 इसकी लागत है, वो पहले से इसमें शामिल है। इसका मतलब 30 एक बार यहाँ जुड़ गया, 30 एक बार यहाँ जुड़ चुका है, और 30 एक बार यहाँ पर भी जुड़ चुका है। 40 एक बार यहाँ जुड़ गया और 40 एक बार यहाँ पर, यानी ये 2-3 बार जुड़ रहा है एक ही डाटा। इसी कारण हमने जब इसको इकट्ठा जोड़ देंगे तो जो आंकड़ा मिलेगा वो भ्रामक मिलेगा, जो राष्ट्रीय आय होगी वो गलत होगी, प्रासंगिक नहीं होगी। इससे हम सही नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। तो किताब वाला आगे क्या कहता है, ठीक है, इसी देश में उत्पादन को 1 किलोग्राम ही हुआ, उत्पादन तो 1 किलोग्राम ही हुआ ना, 1 किलोग्राम डबल रोटी का, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, किंतु इसी अतः उत्पादन का वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए, वास्तविक मूल्य किसान का मूल्य, आटा चक्की के उत्पादन का वास्तविक मूल्य और बेकरी के उत्पादन का सही मूल्य है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सुनो बात,
अब इसको जोड़ते हैं हम सही तरीके से। मैं आप कर देता हूँ, मैं 30 रुपये क्या, 30 रुपये। अब सुनो बात ध्यान से, मूल्य संवर्धन विधि क्या कहती है? वो तो डाटा गलत था हमारा। मूल्य संवर्धन कहती है अभी जो मूल्य का संवर्धन किया गया है, पहले तो हमें क्या किया, 30, 40 और 60 को जोड़कर टोटल 130 निकाल लिया, जो राष्ट्रीय के अंदर शामिल किया हमने। किया ये तो भ्रामक है जी, गलत है जी, भ्रामक आंकड़ा है। तो सही आंकड़ा कैसे ज्ञात होता है वो यहाँ पर करते हैं हम। ये कहता है जो मूल्य का संवर्धन किया गया है सिर्फ उसी को जोड़ा जाए। संवर्धन यानी जो मूल्य बढ़ाया गया है, यानी जो उन्होंने, जैसे इसने इससे 30 रुपए की गेहूं ली, इसने इसका 10 रुपये मूल्य बढ़ा दिया आटा बनाकर, यानी 40 कर दिया। इसने इससे 40 रुपये का आटा लिया, इसने इसको 20 रुपये बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया, यानी जो मूल्य संवर्धन किया गया है, जो मूल्य बढ़ाया गया है सिर्फ उसी का योग करना है आपको। जो मूल्य बढ़ाया गया है वो क्या करना है, उसी का आपको क्या करना है, योग करना है। जैसे इसका कितना था 30, इसने कितना मूल्य बढ़ाया, 30 तो पहले ही शामिल था, यानी 10 का मूल्य बढ़ाया, यानी 30 से 40, यानी देखो है तो 1 किलो ही गेहूँ, उसका आटा बनाकर उसकी कीमत बढ़ा दी। हमने पढ़ा था ना एक, आपको अगर याद हो तो, हमने उत्पादन की एक परिभाषा की थी, उपयोगिता में वृद्धि ही क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी गेहूँ था, इसका आटा बना दिया, उसकी सीधी हम गेहूँ खा लेते हैं क्या, नहीं खाते, हम उसका आटा बनाकर ही खाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर उपयोगिता डाल दी, उपयोगिता डालेगा तो कीमत तो बढ़ेगी। इसने क्या किया, इसी आटे का डबल रोटी बनाकर उसमें और उपयोगिता डाल दी, अब उसकी और कीमत बढ़ गई। यानी उपयोगिता ही क्या होता है, उत्पादन होता है, ये तो कीमत बढ़ती है। ठीक है, तो देखो कितनी मूल्य संवर्धन किया इसने, कि 30 का मूल्य कितना कर दिया, 40 का, तो संवर्धन कितना किया, 10 का। इसने क्या किया, इसने 40 से मूल्य कितना संवर्धन कर दिया, 40 की वस्तु लेकर 20 का। समझ रहे हो, यहाँ तो 30 उसने गेहूं पैदा की थी, ये किसी से लाया नहीं, अपने किसान अपने कृषि में, अपने भूमि में गेहूं पैदा की थी, तो 30 प्लस हो जाएगा। इसने इसका कितना समर्थन कर दिया, 10 का समर्थन कर दिया, यानी 10 प्लस हो जाएगा, क्योंकि 30 तो पहले से है ही। ठीक है, 30 और 10, 40 तो पहले से है ही। इसने कितना समर्थन किया, 20 का, यानी 40 रुपये की जो वस्तु थी, 1 किलो आटा था, उसको 60 रुपये का बना दिया, उसका मूल्य संवर्धन कर दिया 20 का। तो टोटल योग कितना हुआ, 30, 40 और 20, 60। ये है आपकी सही राष्ट्रीय आय, प्रासंगिक आंकड़ा। देखो इसमें तो आंकड़ा कितना मिल रहा है आपको, 130 का, इसमें कितना मिल रहा है, 60 का। ये भ्रामक आंकड़ा है, क्योंकि इसके अंदर 30 एक बार यहाँ जुड़ चुका है, 40 यहाँ पर भी जुड़, यानी 2 बार जुड़ चुके हैं, दोहरी गणना बोलते हैं इसको। जब हम मूल्य संवर्धन विधि का यूज करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है वो क्या होती है, प्रासंगिक, और जो आंकड़ा प्राप्त होता है बिल्कुल सही प्राप्त है। समझिए ना, ये है मूल्य संवर्धन विधि। यानी टोटल इसके अंदर दे रखा आपको 60, इस बार 1 किलोग्राम उत्पादन का सही मूल्य 130 के स्थान पर क्या होगा, 60 ही होगा। इसके स्थान पर क्यों, क्योंकि अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है, 60। यहाँ पर कितना आ रहा है, मूल्य संवर्धन से भी 60 बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। या तो आप ऐसे करो, सीधा अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ दो, इनको भूल जाओ। ठीक है, या आप ऐसे करो, अगर सभी का जोड़ना है तो सिर्फ मूल्य संवर्धन देखो, मूल्य बढ़ाया कितना गया है। इसने 30 का मूल्य बढ़ाकर 40 कर दिया, इसने 40 का मूल्य बढ़ाकर 60 कर दिया, यानी मूल्य संवर्धन कितना हो रहा है। ठीक है, अगर हम मूल्य संवर्धन को जोड़ेंगे तब जाके हमें जो राष्ट्रीय प्राप्त होगी वो अंतिम वस्तु के बराबर ही प्राप्त होगी, देखना। इसलिए हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय में जो शामिल होता है वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है, दोहरी गणना से के लिए, ताकि जो हमें राष्ट्रीय का आंकड़ा मिले वो प्रासंगिक और सही आंकड़ा प्राप्त हो सके, कोई भ्रामक आंकड़ा हमें न मिले, इससे हमारी राष्ट्रीय के मापन में या जो सरकार नीतियाँ बनाती है उसमें कोई कठिनाई पैदा न हो। समझिए ना बात आप। ये है आपकी उत्पादन विधि और मूल्य संवर्धन, बिल्कुल ही सिंपल है। उत्पादन विधि की मेन समस्या दोहरी गणना की, उसको दूर कैसे किया जाएगा, अंतिम वस्तुओं को जोड़कर, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को जोड़कर, उसके मूल्यों को जोड़कर, यानी बाजार मूल्यों को जोड़कर। और उत्पादन विधि की समस्या को, इस दोहरी गणना को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई गई, मूल्य संवर्धन विधि।
यानी बिल्कुल, यानी उत्पादन विधि की समस्या को दूर करने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को अपनाया गया था। तो उत्पादन विधि में जो मुख्य समस्या आती थी वो दोहरीकरण कहते थे, जो डाटा आंकड़ा मिलता था वो सही नहीं मिलता था। इस डाटा आंकड़ा को दूर भ्रामक आंकड़े को, उस समस्या को दूर करने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को अपनाया गया था। और मूल्य संवर्धन विधि में जो योग होता है वो सिर्फ मूल्य संवर्धन का होता है। मूल्य यानी 30, इसने संवर्धन किया 10 का, इसने संवर्धन किया 20 का, तो ये 40 का तो खरीदा ही है, रुपये तो 20 ही बढ़ाए इसने 30 का तो खरीदा ही है, रुपये तो 10 ही बढ़ाया इसने। जो बढ़ाया है, जो मूल्य में वृद्धि की है, जैसे मैं कह रहा हूँ 100 रुपये की वस्तु जाके मैंने 120 की बेची, तो 100 रुपये की मैंने कीमत कितनी बढ़ा दी वस्तु की? है तो वही वस्तु जो मैं 100 की लाया हूँ, मैंने उसकी 20 रुपये कीमत और बढ़ा दी, और कितनी बढ़ाई? 20, सिर्फ 20 ही प्लस होगा, 120 प्लस नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ उसमें कितना प्लस होगा? सिर्फ 20 ही प्लस होगा। यानी मूल्य संवर्धन की बात करें, जितना मूल्य वस्तु का बढ़ाया गया है, कच्चे माल का बढ़ाया गया है, जितनी उपयोगिता उसमें डाली गई है, उसी का इसमें क्या करते हैं हम? योग। आपका उत्पादन और मूल्य संवर्धन विधि कंप्लीट होगी। सिंपल है ना, कर लोगे बस। इसका अर्थ आ गया समझ आपको, बता दो चुका हूँ आपको उदाहरण देकर। तो मूल्य संवर्धन यानी जितना मूल्य बढ़ाया जाता है कच्चे माल का, उसी का योग करते हैं हम, और इससे क्या होती है? दोहरी गणना से बचा जा सकता है। आपके एक टॉपिक आता है इसी के अंदर मूल्य ह्रास, ये क्या होता है? देखो इसके बारे में वैसे तो हम पढ़ चुके हैं मूल्य ह्रास के बारे में। क्या होता है मूल्य ह्रास? हम चर्चा करें तो मूल्य ह्रास क्या होता है? देखो, जब भी उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करते हैं तो नई नई मशीनें वगैरह लेके आते हैं ना, तो मशीनों के अंदर क्या होती है? जब कोई चीज़ चलती है तो उसके अंदर कुछ घिसावट भी होती है, टूट फूट भी होती है। घिसावट, टूट फूट, और उनका साल संभाल भी रखनी पड़ती है, उनको संभाल कर रखनी पड़ती है। इसके लिए उन पर हमें क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है, और जो खर्चा करते हैं वो भी क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। इसका मतलब मूल्य ह्रास एक खर्चे के रूप में होती है, एक उत्पादक की हानि के रूप में होती है ये। यानी खर्चा तो उत्पादक की हानि हो रही है कि मैं 1,000 मान लेते हैं लाख रुपए की मशीन लाया, और साल के बाद वो 70,000 की बिकी, इसका मतलब 30,000 की हानि हो गई। हम बोलते हैं ना यार ये तो साधन हमें हानि दे गया, लाए तो लाख रुपए का था लेकिन हमें 50,000 का ही बेचना पड़ा साल के बाद, इसका मतलब 50,000 की वो हानि। इसका मतलब उतने टाइम में जितना भी उसका हम यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ की सावट होती है उसमें। ठीक है, कुछ टूट फूट हो जाती है, उसके अंदर हमें कल पुर्जे बदलने पड़ते हैं, इसका भी हमें खर्चा लगता है। कुछ उसकी साल संभाल के लिए भी हमें, जैसे एसी रूम वगैरह बनाना है या कुछ और करना है, या कोई हमें इसको साल संभाल के लिए कोई तकनीक के कोई इंजीनियर को रखना है तो उसको भी वेतन देना है। तो ये जो खर्चा होता है ना, ये एक मूल्य ह्रास के रूप में होता है। और मूल्य ह्रास हमेशा क्या होता है? सकल में से माइनस होता है। सकल में से क्या होता है? माइनस। ये पढ़ चुके हैं हम। यानी सकल यानी कुल में से अगर माइनस कर देंगे ना तो क्या मिलेगा? शुद्ध मिलेगा। याद आ रहा है ना? जैसे हमने सकल घरेलू उत्पाद था, अभी पढ़ के आए थे, उससे अगर हम शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला था, याद आ रहा है? ये तो था जीडीपी, और हमने एनडीपी निकाला था, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया था? ऐसी स्थिति में जो सकल था उसमें से मूल्य ह्रास को उठाया था। याद आ रहा है ना? तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, आप जब भी कुल में से अगर हमें शुद्ध चीज चाहिए, क्या चाहिए? शुद्ध, शुद्ध उत्पादन, शुद्ध आय, कुछ भी हो चाहे शुद्ध, उसके अंदर माइनस हम मूल्य ह्रास कर देते हैं। बस इतना ध्यान रखना। माइनस में क्या कर देते हैं? मूल्य ह्रास। जैसे इस शकल में कुल में मूल्य ह्रास या उस खर्चे को, उस लागत को हम घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध प्राप्त है। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, नेक्स्ट विधि आय विधि। एक विधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है अभी। आगे नेक्स्ट विधि आपकी आती है दूसरी। देखो, आय विधि क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर जो राष्ट्रीय आय निकलती है, राष्ट्रीय आय निकलती है, वो सभी साधनों के आय का योग होती है। आय का योग, बस ये आय विधि है। क्योंकि उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन चाहिए हमें, क्योंकि उत्पादन के साधनों के द्वारा ही तो क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ श्रमिक उत्पादन का साधन है, जैसे बात करूँ मैं भूमि,
ठीक है। जैसे बात करूँ मैं पूंजी, जैसे हम बात की थी उद्यमी या साहसी, यानी मुख्य मुख्य उत्पादन के साधनों की बात की थी ना, इनको जो इनकम मिलती है, जैसे मैं बात कहूँ श्रमिक की आय क्या है, मजदूरी, ठीक है। भूमि की आय क्या है, लगान, लगान के रूप में इसकी कीमत है। अगर मैं बात करूँ पूंजी की, तो ब्याज के रूप में इसकी आय है, किसके रूप में, ब्याज के रूप में। अगर बात करूँ उद्यमी की, तो वो होती है लाभ के रूप में। इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, जितना भी उत्पादन से आय हुई है, यानी एक वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है, उससे जितनी आय हुई है वो सारे के सभी क्या हो जाती है, बंट जाती है, यानी पूरे का पूरा क्या हो जाता है, बंटवारा, यानी वितरित हो जाता है उत्पादन के साधनों में। यानी कोई भी ऐसी आय नहीं बचती इसका बंटवारा शेष रह जाए, यानी टोटल वितरित हो जाता है, कुछ श्रमिक को दे दिया जाता है, भूमि को, पूंजी को, उद्यमी को, टोटल जितना भी इनकम हुई है वो सब बंट जाती है, उसका वितरण हो जाता है, शेष नहीं बचता कुछ भी, ठीक है। अब क्या है, श्रमिक की आय क्या है, मजदूरी आय, भूमि क्या है, लगान, पूंजी क्या है, ब्याज, उद्यमी क्या है, लाभ। अब इन ये जो आय है कौन कौन सी, मजदूरी है, लगान है, ब्याज है और लाभ है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम आय विधि पढ़ रहे हैं, ये आय है, इन आय को जोड़ दो, तो मैंने अभी कहा था योग, बस ये आपकी बन गई आय विधि। कितनी सिंपल है, देखो सिंपल है ना। तो उत्पादक को जितनी इनकम होती है, इतनी आय होती है, वो अवितरित नहीं रहती, टोटल वितरित हो जाती है, टोटल बंटवारा हो जाता है। बंटवारा उत्पादन के साधनों को देता है, यानी उत्पादन के साधनों को, हमने अभी पढ़ा था चक्राकार प्रवाह के बारे में बताया था। जो फर्म होती है, व्यवसायिक फर्म होती है, वो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का उपयोग करती है। उत्पादन के साधन जो श्रमिक वगैरह वो परिवार से आते हैं, और उसके बदले वो क्या कहती है, परिवार को कीमतें चुकाती है उन साधनों की, यानी जो कि फर्म जो उन साधनों को देती है, वही उन साधनों की क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है। जैसे मैंने कहा श्रमिक को आय होती है मजदूरी, ठीक है, भूमि की, लगान, पूंजी का, ब्याज, उद्यमी का, लाभ। अब कर आय भी दे रहे हैं, तो सिर्फ आय को जोड़ेंगे, व्यय को नहीं जोड़ेंगे, उत्पादन के मूल्य को नहीं जोड़ेंगे, आय को जोड़ेंगे। जैसे आपकी 500 रुपये आय है, मेरी 300 रुपये है, तो 400 प्लस 300, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या देखा जाता है, उत्पादन के साधनों की आय को देखा जाता है। और वही समझ ध्यान रखना, ये तो एक बात होगी एक मजदूर की, लेकिन जोड़ते समस्त है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में समस्त आता है, टोटल आता है। एक देश में क्या एक ही मजदूर होता है क्या, बहुत होते हैं। सभी मजदूरों की जो मजदूरी होती है उसको जोड़ दो, सभी जितनी भूमि का यूज हो रहा है सभी देश के अंदर उसका लगान, देश के अंदर जितनी पूंजी का उपयोग हो रहा है उसका ब्याज, और देश में जितने ही उद्यमी जो उपयोग लाभ को प्राप्त कर रहे हैं उसको जोड़ना है। बस समस्त शब्द साथ रखना है, क्योंकि हम समष्टि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समष्टि। तो इसके लिए आपको आगे हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं, अभी बिल्कुल सिंपल है। आय विधि होगी ना आपकी, सिर्फ आय को जोड़ना है, वो समस्त कुल आय को, कुल कैसे लिखोगे आप, ये भी लिख सकते हो भी आय विधि के लिए, अगर नहीं समझाए तो। आय विधि कैसे निकालोगे आप, कुल मजदूरी प्लस कुल लगान प्लस कुल ब्याज प्लस कुल लाभ, बस ये आय विधि होगी आपकी। कुल यानी पूरे देश की तो बात करनी है हमें राष्ट्रीय आय के लिए, राष्ट्रीय होती है वो पूरे देश की तो आय होती है, तो पूरे देश की आय करने के लिए हमें कुल निकालना होता है कि कुल मजदूरी कितनी थी, कुल लगान कितना हुआ, कुल ब्याज कितना हुआ, कुल लाभ कितना हुआ। उन सभी का जैसे ही योग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, राष्ट्रीय, यानी आय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त है। अब बताओ, अभी कोई बात नहीं समझे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता चुका हूँ आपको मैं, सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका, कुछ भी आपसे पूछे आप बता सकते हैं। उत्पादन विधि बता चुके हैं आपको, मूल्य संवर्धन विधि बता चुके हैं आपको, आय विधि भी आपको मैं बता चुका हूँ। सिर्फ आय को जोड़ना, लिखना है ये आपको, उत्पादन के साधनों में जो आय होती है उसके कुल का योग क्या होता है, राष्ट्रीय आय होती है, जो आय विधि से प्राप्त है, ठीक है। ये लिखकर आप क्या करोगे, आय विधि की परिभाषा भी कंप्लीट करोगे, कुछ उदाहरण भी दे सकते हो, कोई दिक्कत जैसे भी आप चाहो, आपको तो मेन अर्थ पता होना चाहिए कि आय विधि है क्या। ठीक है स्टूडेंट, हमने उत्पादन विधि, मूल्य संवर्धन विधि और आय विधि के बारे में पढ़ चुके हैं।
अब आज जो नेक्स्ट आगे तीसरे नंबर की है व्यय विधि, ये बिल्कुल ही सिंपल है। कि इनको मजदूरी दे रहा है तो कोई तो दे रहा है ना, जो दे रहा है, जैसे मान लो कोई फर्म इसको मजदूरी दे रहा है, तो इसका तो हो गया व्यय, होगी आय। यहाँ पर आय को जोड़ रहे हैं, वो आय विधि होगी। अब व्यय को जोड़ देंगे तो व्यय विधि हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।